नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाराष्ट्र में बीजेपी का तुरुप। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए संघ ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 65 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के जरिए महाराष्ट्र में सजग रहो नाम से एक अभियान चला रहा है। इस अभियान का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मजबूत करना ही नहीं है, बल्कि इसे हिंदुओं को बांटने और उन्हें और भी छोटे छोटे समूहों में विभाजित करने के बड़े प्रयास के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर भी देखता है। संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काफी काम कर रहे हैं। संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को जन जन तक पहुंचाने में काफी मेहनत कर रहे हैं। संघ के लोक जागरण मंच के द्वारा लोगों के बीच पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिसमें उनसे अपील की जा रही है कि वे बीते लोकसभा चुनावों के परिणामों से सीख लें और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दें। पैम्फलेट में लोगों को संविधान, आरक्षण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आरएसएस के द्वारा लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी सरकार को चुने जो भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगों को रोकने के लिए काम करे। लोगों को यह भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पीएम मोदी ने भारत की छवि को वैश्विक मंच पर सुधारने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी पर भारत को विदेशों में बदनाम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान संघ के कार्यकर्ता मोदी और राहुल में से किसी का नाम नहीं लेते हैं। संघ के कार्यकर्ता राज्य भर में लगभग 50,000 से 70,000 छोटे छोटे बैठकें आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हरियाणा में भी संघ ने 16,000 से अधिक ऐसी बैठकें आयोजित की थी, जिनके अच्छे परिणाम मिले थे और बीजेपी ने वहां चुनाव में जीत हासिल की थी। अब यही प्रयोग आरएसएस महाराष्ट्र में भी कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां आरएसएस की जड़ें गहरी हैं। संघ का मुख्यालय भी यहीं नागपुर में स्थित है। आरएसएस का राज्य में बीजेपी नेताओं देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के साथ भी गहरा संबंध है। हाल ही में फडणवीस ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद संघ से मदद मांगी थी और अब बीजेपी की मदद करने के लिए संघ खुलकर सामने आ गया है। तो अब बिल्कुल मुहाने पर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में आरएसएस और बीजेपी अब एक साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और आरएसएस अब खुलकर बीजेपी का साथ भी दे रहा है। हरियाणा के चुनाव से यह सिलसिला शुरू हुआ और कमोवेश अभी तक जारी है और जिस तरह से आरएसएस का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है, उसने बीजेपी की जोश को भी बढ़ा दिया है। और महाराष्ट्र में क्या बीजेपी का यह तुरुप चलेगा, कितना चलेगा, कितना असरदार होगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा साहब जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी जुड़े हैं। तो वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजय द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है। सबसे पहले खेरा साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि एक तरह से सहारा आपको मिल ही गया है, आपके तो पुराने सहयोगी रहे ही हैं, साथ विचारधारा की बात होती है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनावों के पहले जेपी नड्डा साहब ने यह कहा था, कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में, वो आप ही बता पाएंगे कि भाई अब ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है और उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसने बैकफायर किया, ऐसा बैकफायर किया कि आप बहुत कम सीटों पर आ गए और अब हरियाणा उसके बाद से जो फिर कवर अप पैचअप की कोशिश हुई, तो अब एक लाइन में गाड़ी बढ़ रही है। हरियाणा में भी 16,000 सभाएं की थी आरएसएस ने भी, अब महाराष्ट्र में भी 50,000 से 70,000 कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को भी अपनी अपनी तरीके से कॉपी करके आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है यह जो नारा चला और आरएसएस का जो पिछड़ा हुआ साथ था वह आपको मिला, वह आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा इस आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव में?
खेरा साहब? देखिए, हमारे अधिकांश नेता भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस से ही आए हैं और आरएसएस की जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्रवाद है। बाकी सब बात की बात है। इस मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या राष्ट्र के ऊपर कोई भी बात आने पर वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, जान दे सकते हैं, बॉर्डर पर लड़ने भी जा सकते हैं। और ये आजादी के समय से 1947 से यही इतिहास रहा है। कश्मीर में वो लोग गए थे और उसमें पंडित नेहरू ने उनकी प्रशंसा भी की थी। तो राष्ट्रवाद ही उनके लिए अमृत है और उसी को वो पी के जिंदा रहते हैं। अब आया दूसरा सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है और उसके लिए आरएसएस उनको हर सूरत पर, हर जगह मदद करती है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है और न कोई छिपाने की बात है। अच्छा, ये बात और है कि कई वर्षों, 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा तो उन्होंने बेमतलब में आरएसएस के ऊपर सांप्रदायिकता का नाम जड़ते चले गए और जबकि सरदार पटेल सारी इंक्वायरी करने के बाद उसे स्पष्ट रूप से सर्टिफिकेट दे चुके थे और उसको बहाल कर दिया था। जब वो बात ही खत्म हो गई, जब आपकी सत्ता, आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री सरदार पटेल डीप जांच करने के बाद, बैन लगाने के बाद बैन हटा देता है तो कोई प्रमाण मिला नहीं सांप्रदायिकता का, फिर भी ये रोना रोते रहे 30-40 साल बदनाम करने के लिए। अब सवाल है कि चुनाव का, उस समय जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय अभी आप जो बात कर रहे थे कि जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा था, तो उसके कहने का मतलब ये था कि वो श्योर थे और वो मैं कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता हिंदुस्तान में पूरे विश्व में बढ़ रही थी और जिस तरह से हम राष्ट्र को एक आत्मनिर्भरता की ओर ले गए, तो खासतौर से डिफेंस के मामले में जो एक डरा हुआ भारत जो जिंदगी 60 साल से जी रहा था, आज सीना चौड़ा करके भारत पूरे विश्व में घूम रहा है और टॉप ताकतों में भी है, इकोनॉमी में भी टॉप पे पहुंचे। तो ये सब बातें हमारे मन में थी और उस कारण से उन्होंने शायद ये बोला होगा और ये सच भी था कि हम आत्मनिर्भर हो रहे थे, लेकिन हम उस कारण से, उस क्रियाशीलता से आरएसएस के लोगों ने काम नहीं कर पाए जैसे वो करते थे ओवर कॉन्फिडेंस में। अब तो हम जीत ही रहे हैं करके कई दिन पहले से वो अपने बूथ, अपने गाँव में नहीं गए, एक दिन पहले गए। उसका नतीजा थोड़ा सा ये रहा कि हमारे बूथ में कमजोरी रह गई। अब वो कमजोरी हमने समझ ली थी और इस बार दूर की। हरियाणा के चुनाव में वो गलतफहमियां भी दूर की जो उन्होंने फैलाई थी, जो भ्रामक प्रचार किया था कि हम संविधान से छेड़खानी करके दलितों का, ओबीसी का, इनका, उनका रिजर्वेशन बंद कर देंगे, जबकि न तो हो सकता है, न कभी सोचा है। भारतीय जनता पार्टी तो उससे एक कदम आगे बढ़ती है कि हम तो पिछड़ों को भी चाहते हैं, वो भी राष्ट्रधारा में आए, उनको आने दो, जो मुलायम सिंह जी यादव ने विरोध करके नहीं होने दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के तो अध्यक्ष भी ओबीसी रहे, राष्ट्रीय हो, प्रदेश रहे। हमारे यहाँ तो हर तरह का आदमी, हमारे यहाँ एक ही आदमी नहीं चलता कि पहले अगर सोनिया जी, फिर उनके वो, ठीक है, पहले शरद पवार, फिर उनके, समझ गए। तो जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात थी उस खाई को अब पाट दिया गया है और अब आरएसएस और बीजेपी एक साथ ठीक है आगे बढ़ रही है। आपको तो बेशक बूस्ट मिला ही है। पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, अब ये जो कमी थी लोकसभा चुनाव में, उसको आपने सुना, आपके काउंटर पार्ट ने वो कह रहे थे खेरा साहब कि अब उसको पाट लिया गया है और राष्ट्रीय एकता की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में इस स्लोगन बटोगे तो कटेंगे, आरएसएस भी अब उसको अपने तरीके से बयां कर रही है, मोदी साहब तो रैली में अपने तरीके से बयां कर रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब उस भाषण की कॉपीज निकल कर अलग अलग फॉर्मेट में सामने आ रही है। इस स्लोगन का कुछ असर होगा या फिर आपने जो लोकसभा चुनाव में माइलेज लिया था वो अब भी बरकरार रहेगा आने वाले चुनावों में? पांडे साहब, देखिए, सीधी सीधी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है और इस तरीके की बातों का हम लोग कहीं से भी समर्थन नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की विचारधारा जो है वो इसी तरीके से देश को तोड़ने वाली रही है और लगातार रही है। इस तरीके की बातें, आप सनातन धर्म का एक तरफ अलंबरदार बनते हैं और दूसरी तरफ आप वसुधैव कुटुंबकम को नकार के बटेंगे और कटेंगे करने लगते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। इस देश में एकता की बात होती है, इस देश में अखंडता में जो बातें पट्टी हुई हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं और वैश्विक जो हमारी एक वैश्विक शांति की बात हम लोग करते हैं, हमारा धर्म करता है, हमारी भारतीयता कहती है, हमारी संस्कृति कहती है, उस चीज को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ, बार बार कहूंगा, आगे भी कहूंगा कि
इस देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए, तोड़ने की बात करने वाले लोग इस देश का भला कभी नहीं कर सकते। वो सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र में अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को जो लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो लोग बटेंगे और कटेंगे यही सब नारा देंगे। और किसको बांटने और काटने की बात आप कर रहे हैं? कौन कट रहा है, कौन बट रहा है? बांटने की काम तो आप कर रहे हैं। अमीर गरीब की खाई को आप लोग दरकिनार करके आज जातीय संप्रदाय में आप राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अभी राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं, हमें आरोपियों लगाया जाता है। मैं ये भी कहूंगा तो कांग्रेस पार्टी पे आ रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम लोग हिस्सेदारी के लिए कर रहे हैं, हम लोग बटने और कटने की बात करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बौखलाहट से अब संघ फ्रंट फुट पे आ चुका है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुखौटा है। असली जो काम करते हैं वो संघ के ही कार्यकर्ता करते हैं। तो संघ के कार्यकर्ताओं को ये समझने की जरूरत है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करना चाहिए। लेकिन इनका इतिहास ही रहा है ठीक है, अंग्रेजों की दलाली करने वाले। तो अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोगों से देश नहीं चलेगा, नहीं संभलेगा। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ओके, द्विवेदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी साहब, अब देखिए जिस तरह से बात निकली है तो इसके मायने तो दूर तलक जाएंगे और जा भी रहे हैं। अब बात होती है सेक्युलरिज्म की, संविधान में वो लिखा है, लेकिन अब एक स्लोगन आता है। इस स्लोगन को बीजेपी एकता के तौर पर देखती है और आप इसे बांटने के तौर पर देखते हैं। विपक्षी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हालांकि एक बात यह भी है सामने आई है कि आपको जो माइलेज मिला था लोकसभा चुनाव में, क्या उसका ग्राफ इस बार वैसा ही बरकरार रहेगा, बढ़ेगा, या इन तमाम क्रियाकलापों से और आरएसएस के साथ से आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा, या इस बार उसकी नैया पार फिर से होगी? द्विवेदी साहब, देखिए, हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम का देश है। इसमें अगर राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश में सामुदायिक तनाव पैदा करें, बटने कटने की बात करें। आप देखिए 1947 जब से देश आजाद हुआ 70 साल आज हो गए हैं। कौन बटा कौन कटा? एक 47 में जरूर एक बार एक संप्रदाय के साथ माहौल खराब हुआ था क्योंकि देश बट रहा था। लेकिन उसके बाद बता दीजिए अब कब ऐसी बातें आई? तो चाहे आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जिनके नेता इस तरह की जो बात करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अगर हमें बात करनी चाहिए चुनाव में, तो चुनाव में बटने कटने की जगह महंगाई, बेरोजगारी, ये हम क्या विकास कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र चुनाव हो रहा है तो महाराष्ट्र में क्या विकास करते हैं? जिस महाराष्ट्र से 4 प्रोजेक्टों को लेके ये गुजरात चले जाए और मुख्यमंत्री देखता रहे, मौन रहे मुख्यमंत्री, तो ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का? जिस महाराष्ट्र में जो आर्थिक राजधानी है, उस राजधानी को बना के गुजरात शिफ्ट करने की जो भावना रखते हो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, तो उसमें आप कैसी बात कर सकते हैं? महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री मौन, मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री जो है लोकसभा चुनाव आ रहा तो उसने देखा कि हम लोगों को कैसे कर दिलाएं। किस जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ भी सत्य लगने लगे। लेकिन देखिए भाई सुरान जी, सत्य कभी असत जीतता है, लेकिन सच के ऊपर असत्य नहीं हो सकता है। आप कितना भी झूठ बोले, कितना भी काम करें, लेकिन सत्य आप हरा नहीं सकते हैं। आज महाराष्ट्र जनता ने जो लोकसभा चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन को जो साथ किया था, वो कोई किसी ने बरकराया उनको नहीं था। जो आपने जो संगठन तोड़ा 75 साल में, मुझे बता दीजिए कि चुनाव आयोग ने किसी दूसरी पार्टी को वो चुनाव से नाम किसी को दिया हो, मुझे बता दीजिए। लेकिन मोदी जी ने अपनी उससे जरा धमका कर, भाई मोदी जी ने चुनाव आयोग नहीं दी हो, चाहे सीबीआई हो, अमित शाह जी उनके अंडर में है, वो नहीं तो उनके चुनाव आयोग को बदल दिया जाएगा, चुनाव को आगे दो नहीं मिलेगा, तो उनकी मजबूरी होती है, कुछ मजबूरी में काम करते हैं। पार्टी का नाम देना ये कहाँ का मतलब है? तो पार्टी जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो क्या जरूरत है? ठीक है। तो जो सामुदायिकता की जो बातें की जा रही है, काटने बटने की बात की जा रही है, जिस आरएसएस को ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा मोटा कोई आदमी कहता तो शायद मान में लिया जाता, लेकिन वो अगर भारतीय जनता पार्टी साथ देने आ रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता की सोच है। ठीक है। मानसिकता उनकी क्या कहेगी? लेकिन महाराष्ट्र की जनता बस 10 सेकंड 15 सेकंड, महाराष्ट्र जनता आरएसएस को भी देख चुकी है और बीजेपी को भी देख रही है।
आरएसएस के अंदर कितना राष्ट्रवाद है जो देश बेचने की बात कर रहा हो, जो देश बेच रहा हो, उसको राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकता है? ठीक है द्विवेदी साहब, ओके। तो लेकिन एक बात तो है, खेरा साहब के पास आते हुए, खेरा साहब अब देखिए, अब इसमें जो ये स्लोगन वार चला है ना, ये स्लोगन जो निकला है ये ऐसे भी नहीं निकला है। आपको पता था लोकसभा चुनाव में आप दो जगह पे चूक गए थे। एक तो जो हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न जातियों, क्षेत्र, भाषा के रूप में जो लोग आपके वोटर बट गए, उसका एक मुश्त वोट आपको नहीं मिला। और आपको अब क्या लग रहा है कि एक दूसरा फैक्टर यह भी है कि आप वापस पुराने उस पोलराइजेशन वाले हिंदू मुस्लिम वाले कार्ड को कर करके आएंगे तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी? कि आपको ये लगता है? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आप अपने विकास के मॉडल, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते, ना कि फिर इस तरह स्लोगन में आप पढ़ते। आपको नहीं लगता ऐसा? क्योंकि आपके खुद एनसीपी अजीत दादा, अजीत पवार हैं, वो भी खुद आपके इन बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है खेरा साहब? हमारे पास सबसे पहले देश की एकता और अखंडता है, हाँ। उसके बाद विकास और उसके बाद कुछ और। तो कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, ये भी बता दीजिएगा। और जो राजनीति लड़ाने की बात कर रहा है तो देश का अखंडता बचेगा। एक मिनट द्विवेदी साहब, ये भी बता दीजिएगा कौन बट रहा है, कट रहा है, कौन बांट रहा है, काट रहा है। ये खेरा साहब, मैं ये कह रहा हूँ, जब 60 साल में इन्होंने बांट के राजनीति की, तब इनको तो बिल्कुल होश नहीं आया। हिंदुओं के साथ घनघोर अन्याय 60 साल में किया गया है। मुसलमानों के वोटों की खातिर कोई कसर छोड़ी नहीं गई। दंगे हुए तो हिंदू पिटे और दंगे होते रहे। मुलायम सिंह के राज में 5 बार दंगे हुए हैं, अखिलेश के राज में 2 बार हुए हैं, और 10 साल में एक भी दंगा नहीं, एक दंगा नहीं। ये समझ में नहीं आता क्या लोगों को? खाली यहाँ बड़ी बड़ी बातें हांकने उठने से थोड़ी चलता है। सत्य पे आइए, कोई दंगा नहीं। उत्तर प्रदेश शांत बैठा हुआ है। एक झगड़ा किया गया था वेस्टर्न यूपी में, वो भी दंगा नहीं ले सका। खैर, एक बात। दूसरी बात, अभी एक जो ये बोल रहे उन्हीं की बात कर रहा हूँ, धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं। धर्म से खिलवाड़ करने वाले, यानी कि पूरे अरब कंट्रीज में, किसी मुस्लिम कंट्रीज में सड़क के ऊपर, बगीचे के ऊपर, सार्वजनिक स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये अकेला हिंदुस्तान है, कांग्रेस की देन है कि सारी सड़कों पर शुक्रवार को आना जाना बंद हो जाता है। क्यों, किस लिए? तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है? जो सेक्युलरिज्म हमारे देश की ब्यूटी है, वो क्या खतरे में है अभी भी? हिंदू खतरे में था। हाँ। उसका उदाहरण कश्मीर आपके सामने है। हाँ। इस पर भी चेहरा डाल लेंगे, उस पर भी बुर्का ओढ़ेंगे ये लोग सब। ठीक है, ओके। पांडे साहब देखिए, साफ तौर पर बात निकलकर सामने है कि भाई देखिए, आप लोग रहते हैं तो हिंदू खतरे में हो जाते हैं। कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, इसके मायने आप पांडे साहब निकाल सकते हैं। आप भी काउंटर करना चाहे तो बोलिए। देखिए, इस तरह से हम लोग फिर आपस में आ रहे हैं क्विक कमेंट। खेरा साहब आएंगे आपके पास, एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। 3-4-5 बातें हो गई जो लोगों ने इतना बोल लिया, आप बहुत कुछ बोल दिया। ओपनिंग स्टांस तो सर सबका लेना था ना। अब आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास खेरा साहब। संरचना को समझे हुए आप लोग इतना भूल जाते हैं, पता नहीं घर से बाहर भी निकलते हैं कि नहीं, आप लोग पता ही नहीं चलता है। आइए बाहर, अभी छठ का व्रत हम लोग मनाया है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलजुल के मनाया है। क्यों शाहीनबाग भूल गए? समझेंगे, कश्मीर भूल गए, भारत भूल गए। प्रत्येक बुझाऊ को समझना होगा, भूल गए उनकी अस्मिता को समझना होगा। भारतीयता को समझिएगा, तब संस्कृति का सम्मान कीजिएगा, तब सनातन धर्म के धर्मावलंबी कहलाइएगा। लेकिन आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि आप कटेंगे बटेंगे का डर दिखा के सत्ता के आचार दिखाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। जनता समझ चुकी है, जनता जानती है भाजपा के करना चाहते हैं और क्या इस देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, सबको मालूम है। हिंसा भड़का के राजनीति करने वाले लोगों को यह देश समझ चुका है, और ये समझने की जरूरत है आपको। आपको समझने की जरूरत है, आपके संगठन के लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, हकीकत है कि आप लोग के मूल संरचना को छत विछत करने वाले लोग हैं। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और समझ लीजिए कि जनता के बीच जाने से पहले कम से कम ऐसे कड़े गले नारों के साथ मत पहुंचिए। ठीक है द्विवेदी साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर खेरा साहब के पास जाएंगे। ठीक है पांडे साहब, बोलिए द्विवेदी साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो देश बेचने की बात कर रहा है, जिसने अपने औद्योगिक मित्र को 9 एयरपोर्ट दे दिए हो, पूरा देश बेचे जा रहा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने जा रहा हो, और सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हो। आप उनके कोई भाषण सुन लीजिए, किसी भाषण में आप देखिए, झारखंड गए
वहाँ बेटी लुट जाएंगी। इस तरह के भाषण प्रधानमंत्री देता है क्या? इस तरह की भाषण प्रधानमंत्री देना शोभा नहीं लेता। कभी मुजरे की बात करेंगे, कभी कहेंगे 50 लाख की जर्सी गाय मानी सोनिया गांधी के लिए क्या कहेंगे। और देश में अगर मुसलमान रह रहे हैं या कोई जातियां रह रही हैं तो क्या उनसे आप विद्वेष पैदा करने की बात करेंगे? हम तो नहीं सोच रहे RSS जो है इनको समर्थन कैसे दे रही है। RSS को आत्मनिर्भर नहीं होती है कि इस तरह का जो प्रधानमंत्री जो बात कर रहा हो या देश बांटने की बात कर रहा हो, खुद जो सामुदायिकता बढ़ाने की, दिल्ली चुनाव देख लीजिए, पश्चिम बंगाल चुनाव देख लीजिए, जो चुनाव आप देखना चाहें, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ हनुमान चालीसा थी। जब तक उद्धव ठाकरे सरकार रही इनकी रोज हनुमान चालीसा हो गई थी। रोज मस्जिदों ढक रहे थे लाउड स्पीकर। 2.5 साल में एक भी लाउड स्पीकर हटे, एक बार हनुमान चालीसा। हाँ ठीक है, इसका काउंटर लेते हैं। खैरा साहब, इसका मतलब साफ तौर पर इशारा है, आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आप ये सिर्फ चुनावी स्लोगन के तौर पर निकालते हैं, कथनी और करनी में अंतर है। तो क्या सिर्फ चुनावी माइलेज के लिए स्लोगन निकलता है? क्योंकि फिर एक तरफ बांटने की बात होती है, एकता की भी बात होती है। अजीब सा विरोधाभास है। खैरा साहब, अभी इन्होंने एक बात कही, उसका जवाब दे लूं फिर बताऊं। हाँ बोलिए। इन्होंने कहा ये अभी बात कर रहे थे एयर इंडिया बेचने की। कांग्रेस के राज में बाइसाइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड सबको बर्बाद करके बेच दिया। IDPL, इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल, आपने सारा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक कितने गिनाऊं में आपने पेट डाले खा के। और उसके बाद आपने दिल्ली की बिजली बेच के प्राइवेट को दे दिया आपने, अनिल अंबानी को। आपको शर्म आ गया? या तो आप बोलना चाहते हो, बताना नहीं चाहते। मैं पोल खोलना चालू करूंगा तो घंटे भर में आपका पूरा इतिहास खोल दूंगा जो बेच डाला आपने। हमसे कह रहे हैं। और एयर इंडिया तो गया तो टाटा को गया। टाटा ने अभी 300 हवाई जहाज खरीदे, पूरे विश्व में एयर इंडिया नंबर 1 होने वाला है। और हमने डिफेंस के इक्विपमेंट बना के अब एक्सपोर्ट भी करेंगे। गुजरात में वो भी टाटा जी बना रहे हैं। तो हम तो ऐसे लोगों के लिए ला है और आपने बेच के सारी घाटी में डाल के सब बर्बाद करके। दूसरा कटेंगे बटेंगे की बात आप कर रहे हैं। एक कटेंगे तो बटेंगे, ये जवाब है आपकी डिवाइड एंड रूल का। बांटो और राज करो, ये उसका जवाब है। जो बांट कर आपने समाज को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा और बांट के वोट ले लेके आपने लोगों को गुमराह किया और रात को गलत धारा में चला दिया। ये उसका जवाब है, कटेंगे तो बटेंगे। अब एक होइएगा, डिवाइड एंड रूल बंद होना चाहिए। जो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में लेके आए थे और कांग्रेस ने उसको फॉलो किया, गांधी व्यवस्था को छोड़ दिया, गांधीवादी छोड़ दी और ब्रिटिश रूल पर डिवाइड एंड रूल किया, उसका जवाब है कटेंगे तो बटेंगे। और ये सच है, ये अकेले हिंदुओं के लिए नहीं है। हम कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों को भी आपस में नहीं बंटना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, ये आप बांटने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, यानी हम हिंदू मुस्लिम भी है, अगर हम बटेंगे तो कर जाएंगे दूसरे देशों के आगे, हमें लड़ाई में पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है। हम कभी मुसलमानों को मुख्य धारा से बिल्कुल नहीं हटाना चाहते, नहीं हमारी विचारधारा है, लेकिन हिंदुओं की कॉस्ट पर नहीं। ठीक है, ओके। पांडे साहब एक क्विक कमेंट और रिएक्शन आपका भी। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दिया, सहमत है आप उससे, आपकी अलग व्यू है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या देश में ऐसी सरकार नहीं है, जो सशक्त सरकार नहीं है, जो हिंदुओं को, जिसको ये डर दिखा रहे हैं, उनको कटने और बटने से रोक सके? क्या सरकार, गृह मंत्रालय हमारा इतना कमजोर है? क्या आंतरिक सुरक्षा हमारा इतना कमजोर है? इस बात को समझने की जरूरत है कि बार बार आप डर दिखा रहे हैं। यानी 10 सालों में आपने इस देश में ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर पाया 10 सालों में कि आप बहुसंख्यक जनता को सुरक्षित रख सके। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यानी देश का गृह मंत्री नकारा है, देश का प्रधानमंत्री नकारा है और देश की पूरी आंतरिक सुरक्षा को ये लोग ठेंगे पे रखे हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। किसको कटने और बटने और बांटने का बात कर रहे हैं, ठीक है, बात स्पष्ट कीजिए। ठीक है। द्विवेदी साहब, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, आपने दोनों काउंटर पार्ट को सुना। साफ तौर पर खैरा साहब कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भी एक रहे हैं, हिंदू भी एक रहे हैं, इसमें बटने कटने वाली बात नहीं है। बोलिए द्विवेदी साहब। बात कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह से और प्रधानमंत्री मोदी से पूछ लेना कि वो तो कह रहे हैं, वो तो बांटने की बात कर रहे हैं। वो तो जब उनका एक ही मकसद है, जब चुनाव आएंगे तो सामुदायिक ताकत को बढ़ावा देंगे, सामुदायिकता बढ़ाने की बात करेंगे। या कोई चुनाव आप देख लीजिए, कटने बटने की बात यहाँ चली। अरे चुनाव चल रहा था, चुनाव में कटने बटने की बात करें, कौन कट गया कौन बट गया? 70 साल से देश आजाद है, कौन बट गया कौन कट गया मुझे बता दीजिए। ये इस तरह की जो गंदी राजनीति की जा रही है, इनको महंगाई उसकी चिंता नहीं है। रोजगार उपलब्ध हो,
संविधान सुरक्षित रहे, दल बदल कानून का दुरुपयोग ना हो। दल बदल कानून का दुरुपयोग करने वाली पार्टी क्या देश चलाएगी? ठीक है। जो दल बदल जो सिर्फ सरकार बनाने के लिए हर संविधान ताक में रख देती है, सब कुछ ताक में रख देती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर डाला था कि जो सरकार ये चल रही है वो संवैधानिक सरकार है। सरकार ने क्यों नहीं दरखास्त की चुनाव कराई है? ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत समझ गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो नारे हैं, नारों का क्या, लेकिन ये नारों का क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, जनता के मन में कौन सा नारा घर बनाता है और जनता को क्या वाकई इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, इसका रिजल्ट तो निकल कर आता है जिस दिन काउंटिंग होती है। और काउंटिंग में इस बार किसके सर पर ताज सजेगा यह देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।